मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 4 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट। सारे वीडियोस आप फॉलो करिए, जितने भी दिन में होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यह सेशन जो करंट अफेयर का है सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स का तैयारी करते हो, चाहे यूपी TPSSC पीईटी हो, चाहे लेखपाल के एग्जाम्स हों, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, एसएससी जीडी रेलवेज, सबके लिए अगर आप ये डेली सेशन फॉलो करते हैं दोस्तों तो स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बशर्ते आप डेली ये सेशन 6 बजे देख लिया करिए साथियों, जिससे कि आप दिन भर ऊर्जावान रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, लास्ट तक आप बने रहेंगे। अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता है फिर जाकर आप लाइक और शेयर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 50.35 यानी कि 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथियों, किस बैंक पर आरबीआई द्वारा लगाया गया है साथियों बता देंगे, जनलक्ष्मी सहकारी बैंक। जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर आरबीआई ने दोस्तों 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, नासिक पर, नासिक यानी कि यह नासिक का बैंक है, याद रखेंगे। नासिक, नासिक कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ता है। पर कुछ नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जैसे कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं आरबीआई द्वारा, कुछ वाणिज्य बैंकों का तय किया जाता है, अगर उसको यह नहीं फॉलो करते हैं तो उस पर यह क्या करता है दोस्तों? जुर्माना लगाता है। अलग अलग बैंकों पे अलग अलग अगर आप कार्रवाई करते हैं तो अलग अलग हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जाता है, किसी पे ज़्यादा और किसी पे कम। तो सब प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि की नियुक्ति नियुक्ति और क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्यता पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना इस पे लगाया गया है। साथियों, 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए एक वैधानिक निरीक्षण और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच करने के बाद यह पाया गया कि इन्होंने निर्देशों का अनुपालन किया है, तब जाके इन पर यह दोस्तों जुर्माना लगाया गया। दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई के बारे में आपको सब कुछ बताते आ रहे हैं, चाहे जिस भी प्रश्न में अगर आरबीआई की चर्चा होती है तो हम आपको जरूर बताते हैं। तो आज फिर चर्चा हुआ है आरबीआई का, तो फिर से डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पर लिख कर उसे 2 से 3 बार आप रिवीजन करिएगा। दोस्तों, आरबीआई एक भारतीय राष्ट्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई यानी कि यह किस एक्ट के थ्रू हुआ था साथियों? इसकी स्थापना 1934 एक्ट के थ्रू हुआ था। अगर पूछा जाता है किस कमीशन के थ्रू हुआ था, किस कमीशन के सिफारिश पर, बताएंगे हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। साथियों, 5 करोड़ की शुरुआती धनराशि में इसकी स्थापना हुआ था। दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई की राष्ट्रीयकरण होती है। यह भारत का क्या काम करती है बताएंगे, भारत का रिजर्व बैंक यानी कि भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। यह भारत के नोटों की छपाई करती है, मात्र 1 रुपये और जो सिक्के होते हैं, जो ढलैया सिक्कों की ढलैया की जाती है उसको छोड़ के, क्योंकि जो 1 रुपये का नोट होता है और सिक्कों की ढलैया होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है इंडिया की। दोस्तों, मुद्रा मुद्रा का नियंत्रण इसी के हाथ में होता है, याद रखेंगे। जितने भी क्रेडिट नियंत्रण होते हैं इसी के हाथ में होते हैं। साख का निर्माण यही करता है साथियों। यह भारत के वाणिज्य बैंकों पर भी नियंत्रण रखता है। दोस्तों, जितने भी इशुइंग करेंसी होते हैं, एक साल में कितने करेंसी लॉन्च किए जाएंगे यानी कि छपाई होगी, तो यही तय करता है, इसके गवर्नर तय करते हैं। दोस्तों, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज भी इसी के हाथ में होता था साथियों। पूरा का पूरा बैंकों का बैंक इसे बोला जाता है। दोस्तों, ऑफिशियल डायरेक्टर्स आरबीआई में दोस्तों 5 होते हैं, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं इस समय के 25वें नंबर के, और डिप्टी गवर्नर 4 हैं, उनका नाम आप लोग याद रखेंगे, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और बीपी कानूनगो की जगह बनाए गए हैं महेश कुमार जैन साथियों, याद रखेंगे। दोस्तों, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई तो याद रखेंगे सर ऑसबर्न स्मिथ साथियों, 1935 से लेकर 1937 तक थे, और 1937 से 1949 तक फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडियन आरबीआई है ना, इंडियन थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई के इंडियन अगर पूछा जाता है तो बताएंगे दोस्तों सीडी देशमुख। दोस्तों, ऐसे पीएम जो कि आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, बताएंगे मनमोहन सिंह। दोस्तों, याद रखेंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों इस समय कहाँ पर है बताएंगे, मुंबई में है। आरबीआई के लोगों में क्या है दोस्तों, एक ताड़ का वृक्ष और एक रॉयल बंगाल टाइगर। दोस्तों अगर बात करें आरबीआई के गवर्नर की कार्यकाल कितना होता है तो 3 वर्ष का होता है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर पीएम करते हैं। आरबीआई के गवर्नर की सैलरी दोस्तों कितनी होती है बताएंगे, 2.5 लाख रुपए पर मंथ होता है। चलिए अगले पैसे की तरफ चलते हैं। हाल ही में BVLGARI ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर चुना है साथियों? यह बताना है आपको किसे। BVLGARI यानी कि बीवी लग्जरी करके है, लगेरी
ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो साथियों बता देंगे यह बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा को दोस्तों इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर यानी कि वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों इतालवी लग्जरी ब्रांड इसका नाम है, याद रखेंगे, इतालवी लग्जरी ब्रांड BVLGARI ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को वैश्विक, जोनास क्यों इनके आगे नाम के लगाए दोस्तों? क्योंकि इनके पति भी जोनास के नाम से फेमस है, तो याद रखेंगे जोनास को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह महिला सशक्तिकरण और समावेश के विषयों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने में रोमन हाई ज्वेलरी हाउस का समर्थन करेंगी साथियों। दोस्तों BVLGARI अपने रत्न, आभूषण, घड़ियाँ, सुगंध या फिर सुगंध मतलब कि जो आपके वॉचेज होते हैं, फ्रैगनेंसेस होते हैं, एक्सेसरीज होती हैं, चमड़े के सामान होते हैं, उनके बारे में बात करें, लेदर्स गुड्स के लिए जाना जाता है दोस्तों। कौन सी कंपनी? BVLGAR यानी कि इतालवी लग्जरी ब्रांड इसे बोला जाता है। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा जोनास एक वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत भी रह चुकी हैं साथियों, मतलब इस समय फिलहाल में हैं सद्भावना के राजदूत यह हैं। और प्रतिष्ठित डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है साथियों, जो लाखों युवा महिलाओं के लिए शक्ति और ताकत के प्रतीक के रूप में सेवा कर रही हैं दोस्तों। इस समय याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जितने ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे एक जगह नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है साथियों? तो बता देंगे यह आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है साथियों। दोस्तों इंडियन बैंक, आपको पता है इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों आपस में मर्ज हुए हैं, तो याद रखेंगे इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक के साथ मर्ज है, आपसे पूछा जा सकता है। साथियों इस समय हमारे पास बैंकों की संख्या कितनी है तो बताएंगे वाणिज्य बैंकों की संख्या दोस्तों 14 है, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों 1969 में बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण हुआ था, कितने बैंकों का? 14। फिर इसके बाद 1980 में दोस्तों 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इस तरह 20 का किया गया, अभी फिलहाल में दोस्तों 6 बैंकों को मिलाकर 2 बैंक बना दिया गया है, यानी कि 20 बैंकों में से अब 6 बैंक मिलाकर 2 बैंक बन गए हैं, यानी कि 14 बैंक का इस समय वाणिज्य बैंक गवर्नमेंट बैंक हैं, आप याद रखेंगे। उसमें इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और MSME को विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है दोस्तों। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल है साथियों। बैंक इन स्टार्टअप अप्स या फिर ऐप्स बोलते हैं को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए दोस्तों क्या करेगा? 50 करोड़ रुपए तक का ऋण देगा। जैसा कि नाम से पता चलता है साथियों, यह पहल जो बैंक और ITI बॉम्बे दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी ही साबित होगा। महत्वाकांक्षी को साकार करने के लिए ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं साथियों। इसको आप याद रखेंगे, जो आपको एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया है साथियों? दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है सारे एग्जाम्स में, क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम साथियों। दोस्तों विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाया गया। सर यह क्या बोल रहे हैं आप, विकलांग व्यक्तियों के लिए? जी, विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाया गया दोस्तों। यह जो सियाचिन ग्लेशियर पर अभी कुछ विकलांग व्यक्तियों का एक झुंड है दोस्तों चढ़ाई करने जा रहा है, तो उसके नेतृत्व के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जिसका नाम है CLAW। तो CLAW द्वारा ही दोस्तों ब्लू ऑपरेशन चलाया गया है, याद रखेंगे, ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम यह चलाया गया है साथियों। ये आपसे पूछा जा सकता है इसके तहत चलाया गया है, तो बताएंगे CLAW को प्रतिबंध दिए गए हैं दोस्तों, यह कि यह विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। यह अभियान ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत चलाया जा रहा है साथियों। इसका उद्देश्य विकलांग लोगों से जुड़ी दया, दान और क्षमता की आम धारणा को तोड़ना और इसे गरिमा, स्वतंत्रता और क्षमता यानी कि एबिलिटी के लिए फिर से बनाना है साथियों। दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2019 में CLAW यानी कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम 2019 में CLAW ग्लोबल द्वारा शुरू किया गया था साथियों, जो भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के पूर्व विशेष बल संचालकों की एक टीम है दोस्तों, याद रखेंगे CLAW। दोस्तों ऑपरेशन एक सामाजिक प्रभाव उद्यम है, जिसका उद्देश्य अनुकूलित साहसिक खेलों के माध्यम से विकलांग लोगों को पुनर्वास कराना होगा उनको। इसके अलावा उनका ध्यान विकलांग लोगों के लिए बड़े पैमाने पर अस्थायी रोजगार समाधानों को डिज़ाइन और कार्यान्वित करना होगा साथियों। ये चीज़ याद रखेंगे। विशेष पर्यावरण संरक्षण के लिए भी यह स्थिरता क्षेत्र में काम करेगा साथियों। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने जारी किया बायोटेक
प्राइड दोस्तों किस मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया साथियों? आपको पता है साथियों, अभी हाल ही में बहुत सारे मंत्रालय चेंज हुए हैं, मतलब बहुत सारे मंत्री, 15 मंत्री का लगभग हेरा फेरी हुआ है, तो उसके लिए एक ट्रिक का वीडियो हम प्रोवाइड कर दें, आप लोग जाके देख सकते हैं साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है साथियों? बताएंगे जितेंद्र सिंह के पास है दोस्तों, उनके द्वारा ही बायोटेक प्राइड स्टार्ट किया गया दोस्तों। केंद्रीय मंत्री जो चेंज हुए हैं लगभग लगभग हम आपको बताते हैं जितना हमें याद है, सुनिएगा। ये स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन उर्वरक या फिर उर्वरक मंत्रालय किसके पास है? मनसुख मंडाविया के पास आ गया। इसके पहले इनके पास जहाज रानी मंत्रालय था दोस्तों, याद रखेंगे। शहरी विकास आवास मंत्रालय के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय भी किसके पास आ गया दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी के पास आ गया दोस्तों। खेल युवा मामले के जो साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्री बन गए हैं कौन? अनुराग सिंह ठाकुर। यह पहले किरण रिजिजू के पास था साथियों। अब किरण रिजिजू को किस लिए क्या बना दिया गया है दोस्तों? कानून मंत्रालय बना दिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। जो धर्मेंद्र प्रधान जी पहले थे, अब हो गए हैं कानून मंत्रालय कौन दोस्तों? किरण रिजिजू दोस्तों। ऊर्जा मंत्रालय आर के सिंह को मिला है दोस्तों। सबसे बड़ी जो एक एक चीज़ किया गया है इसमें फेरबदल, रेल मंत्रालय में। रेल मंत्रालय पहले पीयूष गोयल के पास था, लेकिन अब पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय, उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय दे दिया गया। दोस्तों पीयूष गोयल को दोस्तों एक तरह से जन नेता या फिर सब नेता के रूप में चुना गया है राज्यसभा के, ये चीज़ याद रखेंगे। उपनेता दोस्तों किसे चुना गया है? मनोज पोखरियाल जी को, पोखरियाल करके हैं दोस्तों, उनको चुना गया है उपनेता के रूप में दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन रेल मंत्रालय इस समय किसके पास है दोस्तों? अश्वनी वैष्णव के पास है दोस्तों। स्मृति ईरानी के पास कपड़ा मंत्रालय था, लेकिन कपड़ा मंत्रालय उठा के पीयूष गोयल को जी को दे दिया गया। लेकिन अभी भी फिलहाल में स्मृति ईरानी के पास दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, जो कि पहले भी इन्हीं के पास था दोस्तों। शहरी विकास आवास मंत्रालय किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर बोला जाता है शिक्षा मंत्रालय कौशल विकास मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास आ गया। इसके पहले इनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय था दोस्तों। एक नया फेरबदल हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय आ गया दोस्तों, याद रखेंगे। पहले किसमें थे दोस्तों? दूसरे पार्टी से थे दोस्तों। आयुष मंत्रालय, बंदरगाह जहाज रानी मंत्रालय, जो कि पहले किनके पास था? मनसुख मंडाविया के पास था, यह सर्बानंद सोनोवाल के पास आ गया है। यह पहले सर्बानंद सोनोवाल मंत्रालय में आने से पहले दोस्तों यह असम के राज्यपाल भी रह चुके थे, तो याद रखेंगे आयुष मंत्रालय, बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के पास है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, जो आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में कौन भारतीय शहर 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बना है दोस्तों? बता देंगे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर दोस्तों उड़ीसा का कैपिटल है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उड़ीसा में चिल्का लेक स्थित है, जो कि एक लैगून लेक है, पूरे भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून लेक चिल्का लेक है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों ओरली विलेट टर्टल, जो कि इंडोनेशिया से होते हुए यहाँ पर आते हैं और अपना अंडे वगैरह देने के लिए कह लीजिए यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि उनको मानसून की ज़रूरत पड़ती है, तो अंडे देने वो रेतीले में आते हैं या फिर नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे वो आकर क्या करते हैं दोस्तों? अंडे देते हैं, तो याद रखेंगे इस समय यहाँ पर आए हुए हैं। अगर बात करें भुवनेश्वर का भुवनेश्वर के जो सीएम हैं, यानी कि उड़ीसा के जो सीएम है कौन? नवीन पटनायक हैं। गवर्नर कौन है दोस्तों? अभी हाल ही में चेंज हुए हैं कि वही हैं? बताइए। चेंज हुए हैं? नहीं दोस्तों, यहाँ पे चेंज नहीं हुए हैं कोई, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ। 8 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए हैं, लेकिन वो दूसरे हैं। हम आपको सेपरेट वीडियो में एक प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, याद रखेंगे दोस्तों। यहीं पर व्हीलर द्वीप स्थित है, जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर रखा गया है साथियों। दोस्तों 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ के लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की सीट है 10 और विधानसभा की सीट है 147 दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर सोनावाड़ा, कोटागढ़, नलवन, वेंसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है दोस्तों, ये याद रख लेंगे, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। यहीं पर अभी हाल ही में शुरू हुआ था, परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों एक पहल है उड़ीसा का, जो आपसे पूछा जा सकता है। मिशन जीरो एफ भी यहीं पे शुरू हुआ था। सुमंगल पोर्टल लॉन्च यहीं पे हुआ था दोस्तों। गरिमा नामक नई योजना भी यहीं पे स्टार्ट हुई थी। सतकोतिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, गहिरमठ टाइगर रिजर्व दोस्तों, चिल्का लेक यहीं पर स्थित है, जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों के 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक साथियों? तो बता देंगे दोस्तों ये किसने जीता है, तो बता देंगे आप मार्शल मार्शल जैकेब ने जीता है दोस्तों। किसने जीता? मार्शल जैकेब ने जीता है दोस्तों, याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। किस किस देश के हैं, तो आप बता देंगे किस देश के साथियों? में इटली देश के हैं, याद रखेंगे। मार्शल जैकेब ने, जो कि 100 मीटर की स्पर्धा में दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यह तो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इटली देश के हैं, इटली के हैं, याद रखेंगे। इटली का कैपिटल क्या है दोस्तों? रोम है, चीज़ याद रखेंगे। लेमेंट मार्शल जैकेब्स इनका पूरा नाम है दोस्तों। इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण का दावा करने के लिए असमान संदिग्धों के क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया दोस्तों, जैसे कि उसेन बोल्ट, यह भी इसमें शामिल थे, लेकिन इनको हरा दिया गया है इनके द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे। 13 साल की पकड़ टूट चुकी है उनकी दोस्तों। अगर बात करें अमेरिकी के फ्रेड करली दोस्तों, फ्रेड करली 9.84 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ में रजत पदक इन्होंने जीता है। यह रजत पदक के साथ सम्मानित किए गए हैं दोस्तों, अमेरिका के थे। और आंद्रे डे ग्रास दोस्तों, ये कनाडा के थे, इनको
कांस्य पदक मिला है, यह चीज़ याद रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ पदक यानी कि जो स्वर्ण पदक होता है वो किसने जीता है दोस्तों? मार्सेल जैकेब इटली के हैं, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल टेनिस के में स्वर्ण पदक साथियों? अब यहाँ पर पुरुष एकल टेनिस की बात हो रही है दोस्तों, किसने जीता है बता देंगे, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। किसने जीता है दोस्तों? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है दोस्तों, याद रखेंगे। यह किस देश के हैं दोस्तों? जर्मनी के हैं। जर्मनी के दोस्तों देश भी पूछा जाता है तो याद रखेंगे, देश के लिए बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों। इन्होंने किसको हराया दोस्तों? तो बता देंगे, कारेन्व खचानों को इन्होंने हराया दोस्तों। ये किस देश के थे दोस्तों? रूस के थे जिनको यह हराए हैं। ये जर्मनी के थे साथियों जिन्होंने जीता है। तो 6-3 और 6-1 इनको हराया गया है इनके द्वारा। तो याद रखेंगे साथियों, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। इनका एज जो है 24 वर्षीय है दोस्तों, 24 वर्ष के हैं ये, जो कि इस बार इनका दूसरा, ये जर्मनी के दूसरे विजेता रहे हैं ओलंपिक में दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में कौन के सैफ यानी कि CONCACAF गोल्ड कप जीता है साथियों? यह बता देंगे किसने जीता है साथियों, यह पूछा गया आपसे, किसने जीता है साथियों? बता देंगे, यह जीता गया है USA द्वारा यानी कि अमेरिका द्वारा दोस्तों। अमेरिका के जो इस समय प्रेसिडेंट है कौन है दोस्तों? 46वें नंबर के हैं, याद रखेंगे 46वें जो बाइडेन है दोस्तों। इसके पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे दोस्तों। ये भी उड़ीसा USA के बनाए गए हैं राष्ट्रपति। कौन है दोस्तों USA के राष्ट्रपति? जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है साथियों? उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की हैं दोस्तों, याद रखेंगे, कमला हैरिस। कमला हैरिस दोस्तों। USA में दोस्तों 50 राज्य हैं, 50 राज्य में सबसे बड़ा राज्य टक्सास है। टक्सास दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। टक्सास दोस्तों USA में ही 5 लैक हैं। कौन कौन से हैं आपको ट्रिक्स से हम बताते हैं, ट्रिक्स याद कर लेंगे। SHOME दोस्तों, क्रम से याद रखेंगे। पहले आपका सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरन है, फिर इरी है, फिर ओंटारियो है साथियों। ये क्रम से हैं, आप याद करेंगे। यह पांचों के पांचों जो लैक हैं कनाडा और USA पे उंगलीनुमा आकृति बनाते हैं, उंगलीनुमा फिंगर यानी फिंगर की आकृति बनाते हैं साथियों। दोस्तों कनाडा और USA 49 पैरेलल लाइन द्वारा अलग होते हैं। हाँ, यह कल का प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, इसका राइट आंसर दोस्तों 18.2% हो जाएगा, जो आपने बताया। आज का क्वेश्चन अपडेट है साथियों, इसके बारे में आप जो भी जानते हैं उसके बारे में डिटेल में लिखिए साथियों। अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए साथियों। और डेली जितने भी सेशन होते हैं रात में लाइव दोस्तों, आपका साइंस का टेस्ट होता है उसको भी फॉलो करिए। सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे TGT PGT चाहे जो एग्जाम हो, रेलवे वगैरह का, SSC का, UPSI चाहे जो एग्जाम हो आपके लिए, UP टेट CTET जो भी एग्जाम्स लगने वाले हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। रात में 9 बजे वाला सेशन आप डेली फॉलो किया करिए। धन्यवाद साथियों।